हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो घटना चक्र इंडियन पॉलिटी का जो डिस्कशन कर रहे थे, और आज के सेशन में 10वां टॉपिक जो कि शासन प्रणाली है, और इससे पहले हम लोगों ने किया था उद्देशिका, और आज हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली, और इसमें जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो भी प्रीवियस ईयर है यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उस सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न नंबर नोट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस का। तो देखिए, शासन प्रणाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति के व्यक्ति की समाहित होती है, जो कि राज मुकुट धारण करता है, और वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है, तथा वही इसका जो प्रयोग करते हैं वह तानाशाही। इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटोरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसी शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का जो निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है, तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी है। ध्यानत्व यह है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता में प्रभुता प्राप्त होता है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप है, जिनमें देखेंगे तो प्रमुख है जैसे संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों के व्यवहार्यता देखेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य संप्रभुत्व, जनसंख्या, ठीक है, भूभाग तथा सरकार या सत्ता किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व है। प्रभुत्व होता है, इनके बिना किसी भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। वर्ष 1947 ईस्वी के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत प्रभुत्व नहीं था, क्योंकि उस समय बात करेंगे तो भारत पर जो जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व भी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, और एवं कह सकते हैं कि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यह सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविकता रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के भंग नहीं कर सकता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है, और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य एकमात्र स्रोत जनता है, जो कि प्रतिनिधित्व का निर्वाचन सत्ता संचालित हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में
प्रतिनिधित्व के जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों की संविधान में स्पष्ट है कि विभाजित किया गया है कि इसलिए कि भारतीय संविधान के परिसंख्य भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को सदनों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यकता कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रभुत्व लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक या एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं में तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान के मूलतः संघात्मक केसी व्हीलर ने भारत के अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी.आर. स्टिक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन जो है केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है कि भारत का जो संविधान है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य में है, मतलब दोनों का जो बैलेंस बनाया रहता है वह स्थापित करता है। ये कहा गया स्टेटमेंट केसी व्हीलर के द्वारा। और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार बोला गया कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसमें जो है हम लोग नोट्स देख लिए। अब यहाँ से देखते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आईएएस सभी जो प्रीवियस ईयर है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है ऑप्शन में देखेंगे तो संप्रभुत्व, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। देखिए राज्य में 4 जो आवश्यक तथ्य होते हैं जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार शासन का सत्ता है और संप्रभुत्व। तो राज्य के इन चारों तथ्यों में से प्रभुत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिएगा तो संप्रभुत्व के बिना कोई भी राज्य या अन्य किसी तत्व के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुत्ता के संबंध में निम्नलिखित कथन को सही करना है। तो देखिए पहला कथन है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की प्रभुत्व कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथन ए सही हो जाएगा, सही। क्योंकि देखिएगा तो भारत का जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है ये तो, लेकिन इसमें जो कारण है भारत के संप्रभुत्व कम नहीं होता है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्य में पारंपरिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों राष्ट्र स्वतंत्र और समान के तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस प्रकार का शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो ये जो है वह संसदात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखिएगा हम लोग यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसमें क्या है जो कि है विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो आरंभ जो की गई थी सर्वप्रथम वो ग्रेट ब्रिटेन, जो कि यूके में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली मतलब देश में सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो संघात्मक सरकार ये है, ये संघात्मक सरकार है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो जो कि अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि ये विशेषता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 में देखेंगे भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो 8 में दिया है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्थापित रूप से निहित है। तो स्थापित है, निहित है, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन ए और
दो, ठीक है ना, यानी ए और दो राइट है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को जो संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन ए अभी सही है, 3 नहीं है सही, क्योंकि राज्य का जो अध्यक्षता मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 75(5) के उल्लेखन है कि मंत्री बिना संसद का सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल में सदस्य जो कि सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अनुच्छेद जो कि है 75(3) में, इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा का संसद का भाग है। राज्यसभा राज्य का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्षता प्रधानमंत्री होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 ठीक है ना, सही है सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 में देखेंगे। 9 में दिया है कि जो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, तो यह कौन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो 10 का है वो देखिएगा, तो पहला विधायिका न्यायपालिका का प्रति जवाबदेही होता है, विधायिका कार्यपालिका का प्रति जवाबदेही होता है। ऑप्शन सी देखेंगे तो सी में देखिएगा हम लोग, तो सी में दिया है सी में विधायिका कार्यपालिका के दोनों स्वतंत्र होते हैं। और ऑप्शन देखिए इसका उपयुक्त होगा कोई नहीं तो उपयुक्त में शेक होगा। बीपीएससी 2019 में पूछा है, तो ई नंबर इसका राइट बताया जा रहा है। देख लेते एक बार एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। देखिए शासन प्रणाली की जो सामान्यतः 2 पद्धति होती है, वह संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए भी संसदीय शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापित के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मकता जो शासन व्यवस्था है वह कार्यपालिका के विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही उपयुक्त है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। 11 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर जो मंत्रिमंडल के स्वरूप सरकार के अंतर्गत सिद्धांत का अभिव्यक्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र के एक क्रियाविधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। IAS 2017 में पूछा है प्री में। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो ये राष्ट्रपति जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति की निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे देखेंगे 13 में पूछ रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। तो मूलभूत लक्षण है यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो मूलभूत लक्षण हो जाएगा वह हो जाएगा यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ऑप्शन ए। साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है। ऑप्शन और देखिएगा तो 3 है, जो कि सर्वोच्च सत्ता भारत में जनता में निहित होती है। चौथा में देखिएगा तो यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक शासन सरकार सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत लक्षण है, यद्यपि कह सकते हैं कि जो यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है बल्कि सत्ता के केंद्र और राज्यों की विभाजन करती है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें विचार करना है, भारत का लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत का प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारत राजतंत्र में की नहीं है। तो भारत राजतंत्र की नहीं है वह है सत्तावादी सरकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 में देखिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 में दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकरण प्राप्त है तो भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकरण स्रोत जो भारत के संविधान है और संघीय शासन प्रणालियों के रूप में अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य में विधायिका, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियाँ का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका जो वर्णन है वह संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा एक नीचे दी गई कूट है, उसमें उत्तर देना है कि कथन में देखिएगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत का
अपना एक संविधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और दो दोनों सही है, और लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका जो प्रमाण है वह संविधान की उद्देशिका के प्रारंभ शब्दों में हम भारत के लोग भारत के संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से जो दर्शित होता है वो लोकतंत्र शासन का एक रूप होता है, ठीक ना, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप में अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही एक्सपेक्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता नहीं है वह लाल फीता शाही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है ना। यह जो वक्ता किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह जो है कल्याणकारी राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? जो दर्शन नहीं है वो कौन है ये पूछ रहा है, तो यह साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं है, बाकी सभी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिएगा 22 में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन कौन है? तो भारत संविधान का अध्यादेशात्मक है। दूसरा पूछ रहा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा है भारत एक कुलीन तंत्र है, और भारत एक संघात्मक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो प्रमुख स्रोत है वो जनता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो आधारभूत जो तत्व है वह पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा एकल कार्यपालिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो सही पूछा जा रहा है ये कौन है? तो इसमें देखिएगा तो ऊपर का सभी जो देखेंगे तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और जो दूसरा है वह राष्ट्रपति के अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भंग नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे तो भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि क्रियाशील बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है ए हो जाएगा कि साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि के चरित्र हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो अर्थ है वह है भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ना, कि गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान है निर्वाचन या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, यह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्र का जो प्रधान है अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, इस प्रकार का भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर जो है उसी से राइट आंसर है। नेक्स्ट 29 में देखेंगे भारत एक गणतंत्र है जिसका अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित है वो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। देखिए राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से देखना है कि किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यह होता है केंद्र राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत
भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है, तो ऑप्शन देखेंगे कठोर, लचीला, न कठोर और न लचीला। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वह परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी, असंत कठोर और असंत लचीला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। भारतीय संविधान के कठोर और नगण्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अत्यंत कठोर और असंत लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों के संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंध संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ अन्य उपबंधों में देखेंगे तो संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से न्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर राइट है डी, असंत कठोर और असंत लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के संसदीय शासन प्रणाली एंड ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है कथन और कारण। भारत के संविधान एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, उनमें उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा, दोनों सही है ना, इसमें आर का सही स्प्रिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में देख रहा है भारत में संघवादी व्यवहार नहीं है और कारण है कि भारत एक संघीय शासन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो जो नहीं है वो एक हरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट है भारत के जो संघीय व्यवस्था है निम्न में के एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो एकात्मक तत्व जो पाए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा तो लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान का स्वरूप, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य के विधेयकों के राष्ट्रपति के स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ई आंसर दिया है ना, ई आंसर दिया है। ठीक है, ई आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा तो निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तथ्य है। तो एकात्मक जो तथ्य है वो पूछा जा रहा है, एकात्मक तथ्य पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसके बाद फिर है राज्यपाल की नियुक्ति, फिर है राज्यपाल राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवा और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी है, 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 यानी राज्यसभा के असमान प्रतिनिधित्व, 5 हो जाएगा अखिल भारतीय और 6 हो जाएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39 में देखिए भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन वो सही है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही है वो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, और दूसरा जो है वह हो जाएगा एकात्मक झुकाव का उसमें शक्ति मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रपति प्रोक्षोपण निर्वाचन होती है और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए दोनों सत्य है तथा आर का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए मिलान वही कथन और कारण है। कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, और दूसरा बोल रहा है कारण कि लोग खराब शासन के लिए सामान्य राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्प्रिंकल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दल और विहित प्रजातंत्र किसमें प्रस्तावित किया जाता है? तो ये प्रस्तावित किया जाता है महात्मा गांधी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों दिया है, क्योंकि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत के दल और विहित प्रजातंत्र का समर्थन किया है। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहित लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र समर्थन थे।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा तो कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्रीय एकता के संरक्षण करता है। दूसरा है कारण में कि विभिन्नताओं के समंजन से एक शासन न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 43 का हो जाएगा। बी, ए और आर दोनों आप में सत्य है, लेकिन आर ए का सही इस व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि कथन है कि महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़ा दावेदार है और कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्म सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए और दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए का मान्य स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा दिया है कि भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण, तो इसमें जो है वो ऑप्शन थोड़ा सा मिस है, क्योंकि देखिएगा तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विदेशी संविधान है और इसमें बृहत होने के कारण कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में से संविधान का जो स्वरूप है वह वृद्धाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य है। तो किस में मानेंगे सभी सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए कि सभी उपयुक्त सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सभी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 में देखिएगा ये 46। ठीक है, कारण है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण है आर में कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये जो कहा है जी ऑस्टिन ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये जो कहा गया है वह केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा 49 में है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सबसे कठोर एंड सबसे लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये जो स्टेटमेंट है केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें है कि संविधान के संघात्मक के ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मिथकों को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों का किसने अस्वीकार किया? तो ये जो स्वीकार किया वो हर्बर्ट साइमन ने कहा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है ये पूछा गया है, सबसे उपयुक्त ठीक करता है, यह विधि नहीं है, यह संघ स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53 में निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो अवधारणा संबंधित है वह है फ्रेंड डब्ल्यू गिरिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थन है? तो ये जो है वह है हेनरी फ्यूज के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यह हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्य प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होता है। यह कथन दिया गया है बी डॉनहम द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है, देखिए वी डॉनहम ने अपनी पुस्तक दी थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1936 में यह कहा है कि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति की सरकार सही है, संघीय नीति सही है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन नंबर डी वो सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे 57 यहाँ पे है, इसमें पूछा है कि गणतंत्र की अवधारणा
से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं पूछा है, तो सर्वोच्च शक्ति एक राज्य के समान एक ही व्यक्ति में निहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये सही नहीं है, बाकी सही भी सही है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों को इस रूप में माना जाएगा। तो ये जो माना जाएगा वह पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा तो 1, 2, 4 यानी शक्तियों का परिसीमन, ठीक है ना। 2 विधि के समक्ष जो समता है उस इसके साथ स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 59 में पूछ रहा है कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य के सत्ता के हित के व्यक्ति के स्वतंत्रता और प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ये जो स्वीकार करेंगे वह करेंगे ये ऑप्शन नंबर डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा तो यहाँ पे है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 भारत एवं अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो ये जो समान है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में देखिएगा दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत के सुशासन की बाध्यताओं की पहचान की है? तो सुशासन की बाध्यताओं की पहचान की है तो ये जो की है वह नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 में दिया है कि भारतीय संघवाद में विभिन्नताओं का एकता का प्रोन्नत करते हुए निम्नलिखित में से किन संस्थाओं का आवश्यकता माना गया? तो ये जो आवश्यकता माना गया वो सभी वित्त आयोग, एकल नागरिकता एकल न्यायिक व्यवस्था और अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है और ये 2017 में पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में। तो चलिए यह क्वेश्चन खत्म होता है प्रीवियस। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।